प्रोग्राम में बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आरिफ अलवी ने 353, अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार मौलाना फजल रहमान ने 185 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन ने 124 वोट हासिल किए। रिपोर्टर से बात करते हुए आरिफ अलवी का कहना था कि वो पीटीआई के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के सदर हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन का इत्तेहाद गैर फितरी था और इसीलिए ज्यादा चल ना सका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने तो कोशिश की कि अपोजिशन को मुत्तहिद कर सकें और आगे भी यही कोशिश करते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से जब सवाल किया गया कि अपोजिशन को तकसीम करने में उनकी जमात का क्या किरदार है, तो उन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर तनकीद की और कहा कि मियां साहब तो कभी अपोजिशन में बैठे ही नहीं, तो मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कैसे तनकीद कर सकती है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा बीबी, अर्ज़ ये है कि मैं आपको बहुत दिनों से कहे चला जा रहा हूँ और शुक्र है कि हम उस ट्रैप में नहीं आए कि ये खामखा का हाइप है सदारती इंतखाब वाला। उसमें भी बात ये कि जी अपोजिशन मुत्तहिद क्यों नहीं हुई, नहीं हुई। दो मुख्तलिफ जमातें हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है। अब उसको कनेक्ट करते हैं वो आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि बात इतनी सादा है, बात उससे कहीं ज़्यादा डीपर है। लेकिन बहरहाल ऑलमोस्ट जो इनएविटेबल बात होती है, जो आपको नज़र आ रहा था कि ये होना है वो हो गया है, और उसमें कोई ऐसी तो आप उन दोनों ऑपोजिशन जब उनके उम्मीदवारों के मिला भी लें तो फिर भी आरिफ अलवी साहब के ज़्यादा ही हैं, तो एक बहुत ही मेहनत करनी पड़ती शायद उन्हें अगर मिल के भी अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करते हैं। 16 वोट इधर उधर हुए हैं ना, हुए तो हैं, लेकिन मतलब फिर 16 वोट उसके बावजूद फिर भी डिफरेंस काफ़ी। वो बता रहा हूँ ना, 16 वोट इधर उधर हुए हैं, सीक्रेट बैलेट नहीं थी तो हो जाता है ऐसा काम। लेकिन नहीं, पर मेरा मकसद ये कि फिर भी उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, इधर उधर लॉबिंग करते तो जाके शायद वोट अपने पूरे कर पाते। बाबा यू कांट फाइट अगेंस्ट नंबर्स, मैं आपको बार बार कहता हूँ। दूसरा ये कि कौन सा सदर का ओहदा जो है पार्लिमानी निज़ाम में, उसकी अहमियत क्या है। नहीं, आरिफ अलवी साहब को बताएंगे, वो तो कहते हैं मैं कोई वो इनएक्टिव वाला सदर नहीं हूँगा। ठीक है, स्क्वाश खेला करेंगे शाम में जाके, यही होगा और क्या है। मगर कि कानूनी आईनी एतबार में भी खेलना होता है ना आपको। हमारे यहाँ मसला ये होता है आप कि हमें पता ही नहीं होता कि करना है। इसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन ये कि अगर आप उसको डे टू डे गवर्नेंस की बात करें तो उसमें ये बिल्कुल एक पोस्ट ऑफिस है, दैट्स अबाउट, उसके अलावा कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग खबर ये है कि अभी हमारे ऑन एयर जाने से पहले बाबर अवान साहब जो है, हाँ जी, उन्होंने हाथ से लिखकर इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उन पर नंदी पार। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ में अब बहुत एक मज़े की बात है जो मैं अक्सर देखता हूँ जब हुकूमतें बनती हैं तो ये होता है। मिसाल के तौर पर आज इंतखाबात थे तो मैं हस्बे आदत मैं चला गया पार्लिमान में, हालांकि जाने का फ़ायदा नहीं, लोग आते थे और वोट डाल के चले जाते थे। लेकिन उसमें ये होता है कि लोगों से मेल मुलाकात हो जाती है, टच पेस, आपको एक मूड मिल जाता है। तो क्या मूड था पीटीआई का? तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मिले पीटीआई के, मैं ज़ाहिर है उन्हें नहीं पहचानता था, इलेक्टेड। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे नए भी लोग हैं। और ये कि मैं बस I am sweet of them. Very nice of them कि they came and introduced themselves to you. और बड़ी हैरत हुई कि उनमें से चंद एक ने, अच्छा इत्तेफाक ऐसा है कि चंद ख़वातीन अरकान हैं, वो कहती हैं कि जी आप हम पे तनकीद करते हैं लेकिन हम आपका प्रोग्राम देखते हैं। अच्छा, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। लेकिन इत्तेफाक से उनमें से 2 लाहौर की थी। मैंने कहा आप शहर की वजह से शायद कर रही होंगी, लेकिन बट एनीवे उसमें जो इंटरनल गप ये चल रही थी वो ये चल रही थी जिसमें इशारतन इससे पहले बाबर अवान साहब उनके बारे में जब आ रहा था ना कि नैब रेफरेंस कर रही है नंदीपुर पावर प्लांट का, ठीक है, तो उसमें डिले हुआ और इतना नुकसान हुआ, तो वो कह रहे थे कि 2 काली भेड़ें। अच्छा, अब ये 2 काली भेड़ें जो है
ہم صحافی یعنی بیوقوف رپورٹر تو تمہیں پتہ ہے کبھی کوئی اس میں تو عجیب اس کا ہوتا ہے. تو وہ 2 کالی بھیڑیں, اب وہ 2 کالی بھیڑوں میں وہ کچھ نام ادھر ہی سے لے رہے تھے, ٹھیک کہ جی ان لوگوں نے ایکچولی اس پہ کیا ہے صحیح ہے, جن میں سے ایک بیوروکریٹ ہے, ایک سیاستدان ہے, چلیں اوکے, اور دونوں کا تعلق کے بھی سے ہے. رائٹ اوکے, ایک سیاستدان ہے, ایک بیوروکریٹ ہے. تو فی الوقت اتنا رکھنے. اب چونکہ انہوں نے خود وعدہ کیا ہے کہ وہ کالی بھیڑوں کا نام لیں گے تو ٹھیک ہے, پھر اور وہ ثابت کریں گے کہ انہوں نے ان کو اس میں سیٹ اپ کیا ہے, ٹھیک, اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ کہ استعفیٰ میں نے دیا ہے. ان کی طرف سے کہانی یہ ہے کہ نہیں, ان 2 کالی بھیڑوں نے وزیر اعظم صاحب کو مجبور کیا کہ صاحب آپ انہیں کہیں کہ جی آپ ان سے استعفیٰ لیں. اب حقائق کیا ہیں, لیکن نظر بظاہر بابر اعوان نے انیشیٹو لیا کہ جی چونکہ ان کا نام آیا ہے, ابھی تک کی جو یعنی ہم تو یہی کہیں گے نا جب تک ہمارے پاس کوئی اور سالڈ چیز نہ ہو, اور اس میں وہ بات تو باقی وہ ٹویٹر پہ کہتے رہے نا, بٹ فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے سادہ کاغذ پہ اپنا استعفیٰ لکھا ہے اور وہ گئے ہیں وزیر اعظم ہاؤس اور وہاں جا کے انہوں نے اس کو سبمٹ کر دیا ہے. آپ کالی بھیڑ ہے, وہ انہوں نے ٹویٹر میں وعدہ کیا تھا کہ انہیں وہ ایکسپوز کریں گے, لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نندی پور جو پروجیکٹ ہے اس میں ڈیلے کیوں ہو رہا تھا, اور اصولی طور پر یہ پہلا پتھر کس نے مارا تھا, یعنی یہ جو پار پروجیکٹ ہے یہ کس نے پاس کیا تھا, کس نے اس کی اپروول دی تھی. مشرف کے دور میں ہوا تھا. اچھا, یہ مطلب 2008 سے بھی پہلے کی بات ہے. چلے ٹھیک, اور کمپنی اس وقت بھی یہ ایسی تھی. تو خیر کہیں اب دیکھتے ہیں بہرحال, لیکن اس پہ بابر اعوان صاحب کی بھی تعریف ہوگی. لوگ کہیں گے دیکھا صاحب جیسے ہی ان کا نام آیا اسی چکر میں اشاروں کنایوں میں اب لوگ جو ہیں وہ علیم خان صاحب وغیرہ وغیرہ, وہ میں کہہ رہا ہوں نا انٹرنل اندر کی کہانی کہ بھئی اب انہوں نے کر دیا ہے, یہ کہ وہ بھی کرو. تو یہ اس طرح کی بات. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو خبر چونکہ ابھی آئی تھی اور اس میں تو ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. ہاں ابھی تو شروع ہوئی ہے. کالی بھیڑوں کا ذکر ہوگا نہیں ہوگا, ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں کہ انتہائی دیانتداری سے میں کہوں گا کہ اپیرنٹلی اس وقت بابر اعوان ون اپ ہے. کہ جہاں تک مجھے اور آپ کو نظر آیا وہ یہ ہے کہ نیب کی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور بابر اعوان فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ریزائن کرتا ہوں, سادے کاغذ پہ استعفیٰ لکھتے ہیں اور وزیر اعظم کو دے دیتے. اب وہ بھیڑیں تھیں یا نہیں تھیں وہ ہمیں تو نہیں پتا نا. ویسے اتفاق ایسا ہے کہ اس سے پہلے جو آج کل اٹارنی جنرل ہے نا انور مقصود صاحب, انہوں نے استعفیٰ گیلانی صاحب کی حکومت میں اس لیے دیا تھا کہ مجھے وزیر قانون, ان کا نام اتفاق سے بابر اعوان تھا, وہ چلنے نہیں دیتے. اب وہ اٹارنی جنرل واپس ہے, استعفیٰ ان کا ہو گیا ہے. اور آج کل وزیر قانون فروغ نسیم بھی ہوتے ہیں. ٹھیک, کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے اپنے کلائنٹ کی محبت میں ان کو آگے کر دیا, کیونکہ منصوبہ تو یعنی کہانی انٹرسٹنگ ہے. کدھر جا کے چیزیں مل جاتی ہیں. میں جو میں باتیں کر رہا ہوں بالکل, میں تو ابھی تو کہانی میں نے بنائی نہیں بی بی, بلکہ میں نے تو کہانی چھپا دی, میں نے تو سینسر کر دی. میں نے تو کہا کہ کالی بھیڑوں کے تو نام بھی لوگ لے رہے تھے. اچھا, اب دوسری لیکن جو ہے وہ سنجیدہ بات ہے. یہ تو ایک اپنی جگہ ہے, اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن یہ اتنی گرم نہیں ہے, سوبر نہیں ہے, یہ اتنی سنجیدہ بات نہیں. میری دانش میں دیکھو, اگر ہم سنجیدگی سے بات کریں تو ہمارے ملک کی سیاست کا ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں ایک خاص مذہبی ایک مسئلہ ہے. اس کو بنیاد بنا کر قیام پاکستان سے قبل بھی بہت مسائل ہوتے رہے, درست, لیکن قیام پاکستان کے بعد جو پہلا مارشل لاء لگا تھا لاہور میں, اس کا سبب وہی مسئلہ تھا. بعد ازاں 1974 میں دوبارہ پنجاب میں اسی موضوع پر فسادات ہوئے. اس کے بعد پارلیمان نے وہ مسئلہ اپنی دانست میں حل کر دیا, اور 1977 کے انتخابات اور اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی جو اپنے کارہائے نمایاں گنوایا کرتی تھی, ان میں سے ایک یہ کہ ہم نے ایٹمی پروگرام وغیرہ وغیرہ, اور اس میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہم نے 90 سالہ مسئلہ حل کر دیا. لیکن ہمیں تجربات سے اندازہ یہ ہوا بی بی کہ وہ مسئلہ حل نہیں, اس کو کبھی بھی اٹھایا جا سکتا ہے, جب بھی
किसी भी हुकूमत को अंडर प्रेशर लाना हो तो किसी ना किसी जायज़ या नाजायज़, हम इस बहस पे नहीं पड़ते, लेकिन उस मसले को उठा के उससे खेला जाता है। साबिका हुकूमत के साथ भी एक हलफनामे के सिलसिले में हाँ, ऐसे बिल्कुल हुआ था। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि वाहिद प्रोग्राम है जिसमें हम बार बार कहते रहे कि यार खुदा का वास्ता है वो हलफनामा देख लें, उसमें कोई खास तब्दीली नहीं लाई गई थी। अगर उसमें कोई ख़ता भी हुई है तो सबकी इज्तिमाई ख़ता है, क्योंकि एक पार्लिमानी कमेटी हुई है, उसके इजलास हुए हैं जिसमें तमाम सियासी जमातें थीं। बहरहाल तमाम लोगों ने मिलकर जो है जैसे ही वो मसला उठा हाथ उठा लिए। हाँ ठीक है जी। और हत्ता कि उस जमात के जो बहुत धांसू वज़ीर आला थे वो भी बहरान के उन दिनों में लाहौर में खड़े हुए और उन्होंने अपने भाई और जमात के सरबराह को जो कहा वो सुना। और मैंने जनाब एक कायद से कहा है कि जिसने भी ये लफ्ज बदला है उसको निकाल देगा बिना जवाब। अच्छा, ये इनके भाई साहब ने तो इनकी नहीं सुनी, लेकिन फिर 22 दिन हाँ धरना रहा और आखिर उनके वजीर तहरीरी कानून वायदा हुआ भी फारिग हो गए और बिलाखिर जाहिद हामिद को कुर्बान कर दिया। यस। ब्रेक चलें पे चलते ब्रेक हैं लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा, अब वो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि उस वक्त उसूली तौर पर मैं ये समझता हूँ कि हमारे सियासतदान जो हैं उनकी मौका परस्ती जो है वो दीदनी होती है। हाँ आप एक प्रिंसिपल तय कर लें, उसमें आप इख्तदार में हैं, मैं हूँ। हाँ, वो प्रिंसिपल से तो नहीं हटना चाहिए ना। सही ठीक है कह ना। रही हैं आप। अब वो जब हाड़ा हुड़ी हुई वो तीली लगाई, ये तीली लगाने वाले मौजूदा हुकूमत के सबसे बड़े इत्तेहादी ऑलमोस्ट इनके अरस्तु, इनके गाइड फिलोसफर। हाँ जी, शेख रशीद साहब। और जब मामला हद से बढ़ा तो अपनों और परायों सब ने मिलकर जाहिद हामिद को कुर्बान कर दिया। उसके बावजूद हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम बिरयानी की प्लेटों पे बिक जाते हैं, उनका वोट जो है वो बस 2-4। तो पसरूर के लोगों ने उसी शख्स को जिसको कुर्बान किया गया, उनके बेटे को, अली जाहिद को इलेक्ट। ठीक। इसके बावजूद तो इससे साबित हुआ कि हमारे अवाम इतने ज़्यादा मौका परस्त हाँ ठीक नहीं है जितना हम उन्हें बनाकर पेश करते हैं, चले जो उनकी सूरत पर आते हैं। अब नई हुकूमत आई है, नए वज़ीर ख़जाना हैं। अब जो पाकिस्तान के हालात हैं उस हवाले से हर हुकूमत जो है वो इकनॉमिक एडवाइजरी एक बनाती है। हाँ हाँ जिसमें बिल्कुल, वो इकोनॉमिक experts एडवाइजरी रहती काउंसिल। हैं। फ़र्क थोड़ा सा ये हुआ है कि अब की बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की जो है चेयर वो वज़ीर आज़म करेंगे, राइट। वरना वज़ीर ख़जाना हाँ, किया बिल्कुल करते थे रिसेंट हिस्ट्री। सही। वरना इनिशियली चूँकि प्लानिंग कमीशन होता था तो उसको वज़ीर आज़म खुद रखते थे और उसका डिप्टी चेयरमैन होता था। ठीक। तो बाकी तमाम जो डिसीजन मेकिंग थी वो उसको वज़ीर आज़म, चूँकि उसकी पॉलिसी होती है ना एक कभी मेरी, उसमें एक नाम आया आतिफ मियाँ का, बिल्कुल ठीक। जो इंटरनेशनल बेस्ड एक इकोनॉमिस्ट हैं, वेरी वेल रिकग्नाइज्ड हैं। तो उनके बारे में शोर मच गया कि जनाब इनको क्यों रखा गया। हाँ बिल्कुल। उनकी भाई अब एक ख़ास मसलक है, उसको हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि भी वो ये हैं। हाँ अब अगर वो पाकिस्तानी है और उनकी कोई एक्सपर्टीज़ है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसका मसला उससे, क्या, लेकिन मसला बहरहाल कोई उसको ताल्लुक इशू बनाने की कोशिश की गई। हाँ बिल्कुल। मुकाबला अब ये है कि बजाय ये माशाल्लाह में कायदे, क्या ये उन दिनों कहलाते थे खादिम आला, अब इतनी जल्दी भूल गए। उनकी जगह वो करने के मैं समझता हूँ कि वज़ीर इत्तलात ने हाँ आज डेफिनेटली, अब वो मैंने इसलिए सुनवाई है कि उसको कंपेयर करो आज जो फवाद चौधरी ने कहा उससे। क्या पाकिस्तान में अक़लियतों के किसी किरदार के ऊपर पाबंदी लगा देनी चाहिए? क्या पाकिस्तान में
जो हमारी अक़लियतें हैं, क्या हमने उनको उठा के बाहर फेंक देना है? किस किस्म के ये लोग हैं जो ये बात करते हैं? एक आदमी है जिसके बारे में पूरी दुनिया कह रही है कि अगले 5 साल में नोबेल पीस प्राइज़ उसको मिलने वाला है। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में उसको आया है, कोई उसको इस्लामी नजरियाती काउंसिल का मेंबर तो नहीं लगा दिया या किसी और का मेंबर तो नहीं लगा दिया। पाकिस्तान अक़लियतों का भी उतना ही है जितना कि पाकिस्तान में जो अक्सरियत है उनका हो। तो मुझे लगता है इसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ चाहिए, और जो एतराज़ रहे हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर एक्सट्रीमिस्ट, और हमने एक्सट्रीमिस्टों के सामने जो बिल्कुल नहीं झुकना। जी, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए वेरी क्लियर, क्लैरिटी के साथ और एक क्लियर कट, बगैर किसी के इधर उधर वो किए हुए है। और एक हवाले से देखा जाए तो हुकूमत कायम होते ही अपनी दानिश में गुरबा कुश्तन रोज़े अव्वल कि भाई हमारे दौरे हुकूमत में ऐसा मसला उठाने की कोशिश न करें। वंडरफुल। मतलब फवाद चौधरी साहब को मैं लाइव सुन रही थी, मैं हैरान भी हुई नुसरत साहब के इन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ बात की और इसमें कोई इधर उधर सियासत नहीं कर रहे थे। बड़ी बात है। आप इस पोजीशन के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मतलब मैं अपनी नहीं बात कर रहा। हाँ, मेरी तो भाई मैं तो सीधी बात है कि मैं अब भी समझता हूँ कि जाहिद हामिद के साथ ज्यादती हुई, ठीक, और मैं मरते दम तक ये कहता चला जाऊंगा। हाँ, पर उस वक्त की हुकूमत ने जो किया था वो नजर आ रहा है ना, पोजीशन तो नहीं ली थी इन्होंने, तो कम से कम पोजीशन ले ली। इनकी इस बात को ज्यादा, इनके आज के बयान को अहमियत देता हूँ कि इनकी अपनी जमात के अंदर से लोग कह रहे थे कि जनाब उन्हें फारिग कर दिया जाए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली हमसे बोंगी लग गई। हारून रशीद साहब मेरे दोस्त, मेरे भाई, उनकी बहुत हिस्टोरिक कंसिस्टेंट साबित कदमी के साथ वो इमरान खान साहब के खैर खा रहे हैं। उन्होंने आज कॉलम लिखा है, 1000 बार अर्ज़ किया और एक बार फिर अर्ज़ है कि इंसान गलती से तबाह नहीं होते बल्कि उस पर असरार। तो उसको कह रहे हैं कि गलती की उन्होंने आतिफ मियां साहब को। सुन तो लेना कि उसमें उन्होंने बाकी लिखने के बाद उन्होंने आखिर पे जो उसका आखिरी पैरा है, वज़ीर आज़म और असद उमर अपनी गलती तस्लीम करें। हमारा हुस्न ज़न ये है कि उन्हें इल्म न था या मामले की नज़ाकत को वो समझ ही न सके, वगरना नाराज़ी, फिर हंगामा, और अल्लाह न करे फिर फसाद और बसात ही उलट सकती है। 1000 बार अर्ज़ किया और एक बार फिर अर्ज़ है कि इंसान गलती से तबाह नहीं होते बल्कि उस पर असरार से, मानो न मानो जाने जहाँ अख्तियार है, हम नेको बद हुजूर को समझाए देते हैं। इसके बावजूद फवाद ने ये पोजीशन ली है। अब देखते हैं कि क्या वो इस पे कायम रह पाते भी हैं या नहीं। हम अपनी बात को खत्म करें। वेल डन फॉर टेकिंग दैट। अब आ जाइए आगे। चलें, मसला जो है वो ये, क्योंकि इसको लाना ज़रूरी था। हाँ, कि ये एक बहुत डीप, बहुत पुराना, बड़ा ग्रिम इशू है। हाँ, और इस पे बड़ी क्लैरिटी के साथ। लेकिन जो दूसरा मसला है वो रोज़मर्रा से है, गवर्नेंस से है, और सीधी सादी बात है कि जो नया पाकिस्तान है उससे है। नया पाकिस्तान में हमें बताया जा रहा है कि MNAs MPAs हजरात अपनी औकात में रहेंगे, पुलिस खुद मुख्तार होगी, इंतज़ामिया अपना काम करेगी और कोई किसी के काम में मुदाखलत नहीं करेगा। वंडरफुल, A1। लेकिन अभी पूरी तरह पंजाब की काबीना भी नहीं बनी थी, तो मानिका साहब का मसला उठ गया। बिल्कुल, पहली मुदाखलत। और आपको याद होगा सबसे पहले हमें, चूँकि इस तरह की आदत नहीं है कि एक्सक्लूसिव और मैंने फोड़ दिया और मैंने फोड़ दिया, मैंने सबसे पहले कहा था कि मुझे इस सारे क़ज़िये में सिर्फ एक बात की समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आला के दफ्तर में DPO को बुला लिया जाता है तो कोई हैरान कुन बात नहीं, लेकिन वहाँ एक गैर मुतल्लका आदमी क्यों DPO को डिक्टेट करता पाया जाता है। उसके बाद जो भी कहानी निकली वो अपनी जगह है, लेकिन मैंने सिर्फ इस नुक्ते पे जोर देता। ठीक है, चलें हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान_। अच्छा, हमने
उस पॉइंट को हाईलाइट किया और इवेंचुअली वही हुआ कि सारा शोर शराबा होने के बावजूद अब चूंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सो वी आर आउट ऑफ इट, नथिंग टू डू। लेकिन मेरी वहाँ भी इसी शुरू से किस्म के हमेशा सवाल से उठे गए ये कि वो पोजीशन रही है इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से, तारीख गवाह है। मैं जब भी कैमरे के सामने बैठा हूँ एक बात कही है कि टीवी कैमरे पे मतवाजी अदालत नहीं। ठीक है, फेयर इनफ। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट जाने जो भी है वो करेंगे। अब ये नई कहानी शुरू होती है। एक तो ये कि जब बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही थी तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरमियान, तो सहाफ़ी तो लिफाफे दिया करते थे और नवाज लीग के जो हामी थे तो पटवारी हुआ। बिल्कुल। तो ये दावा होता था कि नवाज हुकूमत का सारा इन्हिसार पटवारी। बिल्कुल, अब समझ पटवारी आ रही निज़ाम है, खत्म कर देंगे हम, ये कहते थे। अब समझ में आ रही है कि पटवारी की हर एक को ज़रूरत है। इसलिए कि ये परसों खबर हमारे बड़े सीनियर साथी अफसार साहब अंसार अब्बासी साहब ने दी थी, इवन इन नया पाकिस्तान, पटवारीज आर वेरी पावरफुल, कि पटवारीज आर वेरी पावरफुल। असिस्टेंट कमिश्नर डीजी खान में थी, उन्होंने कहा कि भाई उन पे बहुत ज़्यादा ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप मंदरजा झेल पटवारियों को फला जगह या रिटेन करें या भेजें, ट्रांसफ़र तबादले, फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे एक पटवारी। और हिरा रिजवान साहिबा असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने ये सारा लिखने के बाद अर्ज़ ये की कि जी मुझे बेहतर ही है कि ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, मैं काम नहीं कर सकती जो आप कह रहे हैं। ले सकती, क्योंकि इसमें एक बड़ी ज़्यादती ये भी हुई कि डेट लेडी अपने सरकारी फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए एक गेस्ट हाउस में ठहरी हुई थी। ठीक, यस, यानी वो एक घर पे नहीं थी, जो होता है ना सरकारी एसी का घर, वो होगा नहीं। उन्होंने कहा वो खाली करते हैं। बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा इनसिक्योरिटी तो एक लेडी के लिए नहीं हो सकती। कहाँ जाए, मतलब अगर उनके पास और कोई जगह नहीं ये दरख्वास्त कर दी। सही। अभी ये बात हजम नहीं हुई थी तो कल डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने, बिल्कुल, उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को, जिसमें उन्होंने फरमाया कि चकवाल से जो एमएनए इलेक्ट हुए हैं सरदार जुल्फ़िकार अली खान दुल्ला, ये इसको दूल्हा ना समझा जाए, दुल्ला असली चकवाल के पास एक, यानी कि चकवाल का गांव है, ठीक, ये वहाँ के बहुत अजीम आदमी है। खैर NA 64 चकवाल 1 से जो रुकन कौमी असम्बली हैं, ये मुझे एक फहरिस्त पटवारियों की बात, वही पटवारियों की कि उनका इधर उधर तबादला जिधर पटवारी और गर्दा, ठीक, उसमें ज़्यादा तवज्जो इनकी चुआ सैदन शाह पे है। सही। चुआ सैदन शाह वो जहाँ पे कटास राज, ठीक है ना, इसकी एक तहसील है चकवाल की, ठीक। तो उन्होंने कहा है कि जनाब बराए मेहरबानी, अच्छा अब डिटाई है काफ़ी नए पाकिस्तान में, आम तौर पर MNAs जो हैं वो टेलीफोन किया करते थे, हाँ, या DC को घर बुला लेते थे सही, कि साहब जी अब लेकिन ये चूँकि आवाम की ताकत के ज़ोर पर आए हैं तो ये लिख कर करते हैं, यानी सबूत देते हैं। अरे यार नया पाकिस्तान है पुराने नहीं तो ये भी कोई इतने नए नहीं है। इन्होंने तो लास्ट मिनट टिकट लिया, नवाज लीग से टिकट ले लिया, निगोशिएशन करते रहे, फिर सरदार अब्बास को डिस्क्वालीफाई, राइट, समझिए बात, वो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई तो रातों रात टिकट मिल गया। बहुत सारे ऐसे थे ना जिनको रातों रात वाला ग्रुप, अरे नहीं, इनके साथ तो खास मोहब्बत आई। सही सही, ठीक है ना। अब ये 3 यानी कल का था इत्तेफाक, ऐसा है कल का दिन ही बुरा था DCO पे, सही बात है। कल ही राजनपुर के, यानी ये भी 3, हाँ, ये DC चकवाल, ये अब ये डिप्टी कमिश्नर राजनपुर, यहाँ से भी उन्होंने नसरुल्लाह दरीशक साहब MNA हैं, बहुत पुराने सियासतदान हैं, और
یعنی بہت ہی پرانے پاکستان کے بہت ہی پرانے سیاستدان، مگر اب نئے پاکستان میں آ گئے نا اب. دریشک فیملی نون فیملی ہے، اور قصہ وہی ہے پھر دوبارہ، اور قصہ دوبارہ وہی ہے. رائٹ. یہ بھی کہتے ہیں یعنی پٹواری. اور اس میں انہوں نے ایک اور کمال کیا. وہ جب انہوں نے ان کو کہا نا کہ فلاں کو فلاں فلاں کر تو وہ ڈی سی صاحب لکھتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے نہیں کیا تو وہ ان کے دفتر میں آ گئے. اچھا آ گئے. چلیں. جب وہ جیسے ہی دفتر میں آئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا کہ جی معزز رکن اسمبلی ہیں کسرا علیکم سر، میں نے ہاتھ بڑھایا کسرا علیکم سر، تو انہوں نے کہا MNA did not like to shake hands deliberately. اچھا انہوں نے کہا نئے پاکستان میں ہاتھ نہیں and ملایا. sat in the chair. نہیں وہ سردار نصر اللہ دریشک، سردار دریشک، سرائکی صوبے کی محرومی اس کا اظہار تھا. Then he asked me to make all transfers، اور یہ وہ اب انہوں نے کہا ہوگا کہ سر وہ یہ، اور ساتھ پہ انہوں نے کہا وہاں پہ ایکچولی بارڈر مینجمنٹ پوسٹ ہوتی ہے، سوری پولیس ہوتی ہے، وہ چونکہ وہ بلوچستان لگتا ہے نا اور سارے صوبے لگتے ہیں آپس میں، وہاں پہ ڈاکو واکو، تو وہ ادھر ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک قسم کی لیوی ریز کرتے ہیں لوگوں کو نا، مقامی کے بھی آپ ذرا نگاہ رکھیں کہ کون کدھر یہ کون کہاں سے آ جا رہا ہے. بالکل وہ اس طرح کی ایک. تو انہوں نے کہا کہ ان کے جو سیاسی مخالف تھے گرچانی صاحب جو سابق رہے ڈپٹی اسپیکر، ان کے بندے حالانکہ انہوں نے بھی چھوڑ دی تھی، وہی شامل تھے جنہوں نے جنوبی پنجاب کے حقوق کے لیے اچھا وہ چھوڑا، لیکن وہ دریشک صاحب کے تو مخالف رہے نا. دیکھیں نا مقامی تو گرچانی ورسز دریشک تو اپنی جگہ رہا. کیا کہا پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو بندے ہیں یہ سردار شیر علی گرچانی کے ہیں. اچھا اچھا او گاڈ. تو تم یعنی ڈی سی تم اس کو سپورٹ کر رہے ہو. لے اس نے کہا سر نہیں میرا کیا، آپ نے تو بلکہ میرے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا. تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو جب پتہ چلا کہ میں آیا ہوں تو آپ اپنے دفتر سے باہر کیوں نہیں آئے؟ یہ کیسا نیا پاکستان ہے. نہیں اس نے کہا کہ میں سردار ہوں دریشک صاحب. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ جو لوگ تھے آپ نے بے عزتی کی جب آپ کو یہ اطلاع دی گئی. مطلب تو آپ تو باہر آ کے سلوٹ کھڑے ہو جاتے ہیں نا کہ مطلب میں آ رہا ہوں. جی سردار صاحب ہاؤ ڈیئر یو، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. واہ واہ جی. ٹھیک. اب انہوں نے بھی یہ، اب انہوں نے بھی اس کو چیف الیکشن کمشنر غالباً یہ بھی بیچارے یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر مجھے کہیں اور بھیج دیں جی میں کیا کروں. مطلب آخر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا میں انڈیو اینڈ ان لافل پروٹوکول نہیں دے سکتا. اچھا چلے انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے ٹرانسفر وانسفر کی کوئی بات نہیں. یہ ذرا تھوڑے سے ہلکے سے میرا خیال ہے یہ صاحب بڑیچ. اچھا اللہ دیتا بڑیچ ان کا نام. کتنا پیارا وہ انہوں نے اتنا پیار سے نہیں کہا کہ میں، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کمپیٹنٹ اتھارٹی وہ ان کے خلاف یعنی پروسیڈنگز کرے MNA کے. اچھا وہ یہ نہیں کہا مجھے ہٹا دیں، وہ تو بیچاری. اچھا یہ والے تھوڑے زیادہ وہ ہیں. نہیں ڈٹ گیا نا بڑیچ. ٹھیک. بڑیچ جاٹ. صحیح ہے. اعتزاز احسن بڑیچ. ٹھیک ہے. خیال میں بریک کا کہا جا رہا ہے. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نئے پاکستان میں سیاسی مداخلت کیسے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس پہ ہم بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے. ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ کبھی بھی قصہ مختصر جو ہے وہ یوں ہے کہ چکوال ایک ٹپ نارتھ سے شروع ہو کر نیچے ڈی جی خان اور راجن پور تک، اور شاید ابھی پتہ نہیں کتنی اور کہانیاں کس جگہ ہیں. بالکل. لیکن تمام جگہوں پہ جو پی ٹی آئی کے جن MNAs کا ذکر ہوا ہے ان سب کی عقیدت اور محبت پٹواریوں سے ہے. اب کم از کم یہ ہے آج کل PMLN نون کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے کیونکہ وہ شہباز صاحب تو غالباً چھٹی پہ گئے ہوئے آئے ہوئے تھے آج ووٹ ڈالنے تھے نظر آئے تھے. میں نے بھی دیکھا تھا. خیر ایک سوات سے کال ہے. السلام علیکم. تو وہ کہیں کہ سر اب ہمیں تو پٹواری نہ کہیں، یہ پٹواری ہمیں بھی پیارے تھے، پٹواری تمہیں بھی پیارے ہیں. سب کے پٹواری.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बात करें। हेलो जी वालेकुम जी। सर पहले तो फॉरेन ऑफिस पे बात करनी थी कि वो फ्रांस के सर का अभी तक कॉल नहीं आया। यार वो तो कल की बात कर रहा था, आज भी कॉल नहीं आई है ना सर। आज भी मैंने आपसे अर्ज किया कि ऐसा मुमकिन हो सकता है ना कि उनका मोबाइल में वो क्या होता है। नहीं सर, वो आज जो है ना वो आजाद कश्मीर का प्रेसिडेंट आया है ना मिलने, तो मैं समझा कि गलती तो नहीं हुई थी उनसे। अच्छा यार आप देखें कल का मौजू मैं इल्तिजा करते रहता हूँ भाई, जो मौजू मेरा नहीं ख्याल के अब फ्रांस का तो आप उसका ह्यूमर अप्रिशिएट करें। बॉस वो मजाक कर रहा था ना, मतलब वो कह रहा है कि देखें आज भी नहीं आया, वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं हमारे कल के प्रोग्राम के बाद नए पाकिस्तान में कि फ्रांस के सदर हो सकता है मैं कॉल दे रहा हूँ। ये क्या बात मतलब नहीं, ये आप फिर इससे ये क्यों फर्ज कर लेते कि वो नहीं कर रहा कॉल। कभी वो हो सकता है मैं कॉल नाराज हो गया ना खबरें देख के, उसे क्या मतलब है अब मैं कॉल भी ना करूँ, मेरे बारे में ऐसी कहानियां फैलाई जाए पाकिस्तान में। हम में कितने संगीन। देखो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, ये को मजाक नहीं है नुसरत साहब, ये उसी तरह चीजें चल रही है जैसे पहले चलती आई थी। दरीशक साहब जिनको ये इशू है कि डीसी बाहर नहीं आया, नहीं ये तो बहुत ही बुरी बात है, मतलब ये तो कोई बात ही ना हुई, प्रोटोकॉल के तो खिलाफ। अंग्रेज नहीं आता होता था डीसी नहीं, और एंटी प्रोटोकॉल हुकूमत है, वो अंग्रेज है ना, हम लोग जरा अंग्रेज भी आइए फिर मतलब लाहौर से जी सलाम वालेकुम, यही फिर इसका मतलब है। क्या कह रही हो फिर। हेलो अस्सलाम वालेकुम लाहौर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी भैया हुक्म। जी सर हुक्म नहीं है, हमारी तो अर्ज है आम कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सवाल करना चाह रहा हूँ नुसरत जावेद साहब की वसातत से। सर बात ये है कि 5 साल बिजली के बिल बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ज्यादती करती रही, 38% टैक्स लगाती रही, पेट्रोल में बड़ी ज्यादती हुई, गैस में बड़ी ज्यादती अवाम के साथ होती रही। ये सब कुछ वो है जो हम इंतहाई काबिल एहतराम असद उमर साहब से सुनते रहे। तो सर आज आते ही उन्होंने सर मुंडाते ही औले पड़े सर, बिजली का 2.5 रुपए यूनिट बढ़ गया सर। आज अभी आपके चैनल पे ये देख रहा था गैस के भी रेट बढ़ गए। तो सर इट वाज द चेंज फॉर विच द पीपल ऑफ पाकिस्तान वर वेटिंग फॉर सर। सर यही कुछ होता रहेगा हमारे साथ सर? क्या हम इसी काबिल हैं कि जो भी आएगा वो हमें इसी तरह चीटियां मारता रहेगा? बड़ी सीधी सादी बात है कि असद उमर साहब उस वक्त भी बददियानती करते थे। मैं यही कहता हूं कि जब अपोजिशन में होते हैं आप खुद ऐसी कहानियां बनाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, अब वही आपके गले पड़ते हैं। सीधी सी बात है यार, तेल हम बाहर से मंगवाते हैं, हमारे यहाँ पैदा नहीं होता। जो इंटरनेशनल मार्केट उसकी प्राइस होगी उसके मुताबिक होगा। सरगोदा से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी भैया वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर ऐसा है कि मैं आज वो बहुत खुश हुआ हूँ जो इस तरह उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने आके बात की है और अपने मौकफ के ऊपर वो डटे रहे। सर बात ये है कि अब मुझे ये समझ में नहीं आती, फिर चौधरी का नाम भी निकाल दें, ए नैयर का नाम भी निकाल दें। अगर इस पे तो भाईजान कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। और एक अगर देखिए मेरी इल्तिजा सुन लें सर, मेरी इल्तिजा सुन लें, इस पे ज़्यादा हमें बहस की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हमने तो इसकी बात की है मेरे भाई। मेरा इशू सिर्फ ये है कि ये इस तरह क्यों होता है कि अगर फ़र्ज़ करें गुलमीन हुकूमत में है और मैं इसका सियासी मुखालिफ हूँ तो मैं इसको इशू बनाऊँगा, लेकिन जब मैं हुकूमत में हूँगा तो कुछ चीज़ें तय होनी चाहिए और क्लोजिंग कर लेनी चाहिए। इसी पे प्रोग्राम क्लोज करते हैं, कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।